आपको निश्चित रूप से यह नहीं पता होगा कि मिडनाइट हॉरर फिल्म में वह आंख दिखाकर ही मुख्य पात्र को डरा देने वाली सदा को वास्तव में एक पुरुष द्वारा निभाई गई थी। डर को बढ़ाने के लिए निर्देशक ने उसकी पलकें भी मुद्दवाई थीं। और यह जो आपने नहीं सोचा होगा वह यह है कि यह वैश्विक स्तर पर चर्चित हालात की डरावनी फिल्म वास्तव में एक विज्ञान कथा उपन्यास पर आधारित थी। सच कहूं तो वे रिंग उतना डरावना नहीं था जितना जुऑन या यहां तक कि उसकी नकल करने वाले सांकुरा टीचर, लेकिन यह डरावनी फिल्मों, खासकर एशियाई डरावनी फिल्मों में एक युगांतरकारी महत्व रखता है। यहां तक कि यह एशियाई शैली की डरावनी फिल्मों का पर्याय बन गया, जैसे वू यानजू और पेंग युयान हैंडसम का पर्याय बन गए। इस बार वीडियो बनाने के लिए इसे फिर से देखने पर शुरुआत में लगा कि यह इतना डरावना नहीं है, यहां तक कि कुछ हद तक उबाऊ भी लगा। खासकर पहली आधे की पृष्ठभूमि बहुत लंबी थी, जिससे मुझे लगा कहीं मैंने संपादित संस्करण तो नहीं देख लिया और यह कैसे मेरे दिमाग में बसे डरावने मिडनाइट रिंग से अलग है। लेकिन कई बार देखने के बाद और फिल्म के पीछे के दृश्यों व ओरिजिनल उपन्यास रिंग के सेटिंग को मिलाकर देखने पर मैंने पाया कि यह फिल्म वास्तव में साधारण नहीं है। इसमें बहुत सारे दिलचस्प और गहन जांच के योग्य विवरण हैं। चलो पहले हम कहानी की समीक्षा करते हैं। चिको और यामी दो हाई स्कूल लड़कियां हैं जो रात में घर पर उस शहरी कथा के बारे में चर्चा कर रही हैं कि वीडियो टेप देखने के 7 दिन बाद मृत्यु हो जाती है। चिक्को ने भी 7 दिन पहले वो टेप देखी थी और वास्तव में उसी रात उसकी मौत हो गई। यह वीडियो टेप की घटना मुंह से मुंह फैलते हुए हाल ही में एक गर्म विषय बन गई है और इसने टीवी स्टेशन का ध्यान भी खींचा। इस फिल्म की नायिका अस्कवा रिजुको टीवी स्टेशन की होस्ट है, जिन्हें इस मामले की जांच और साक्षात्कार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रिजुको ने अखबार में प्रेमी जोड़े की मौत की खबर देखी। यह लिखित सामग्री ठीक उसी शहरी कहानी की सच्चाई को साबित करती है जो हाई स्कूल के छात्रों से सुनाई जाती थी। लिंगजी का चेहरा गंभीर हो गया। पहले मर चुकी जीजी लिंगजी की आंटी के घर की बच्ची थी। उस दिन लिंगजी अपने बेटे यांगी को जीजी के अंतिम संस्कार में ले गई। जीजी की मृत्यु के घर में यांगी ने कुछ ऐसा देखा जो दूसरों को नजर नहीं आया। अंतिम संस्कार स्थल पर सुजुकी ने कुछ सहपाठी लड़कियों से पूछा, जिन्होंने पुष्टि की कि चोमोको ने वह वीडियो टेप देखा था, और अन्य सहपाठी जिन्होंने चोमोको के साथ वह वीडियो टेप देखा था वे भी उसी दिन मरे थे। मरते समय उनके चेहरों पर भय का भाव था और उनकी मृत्यु का कारण हृदय गति रुक जाना था। फिर सुजुकी सबूत ढूंढने के लिए आई के परिवार के पास लौटे। उन्होंने इत्जू की छुट्टियों के दौरान चोमोको और दोस्तों द्वारा धुलाई की गई तस्वीरों के प्रमाण मिल गए। धुली हुई तस्वीरों में पहले खींची गई सारी तस्वीरें सामान्य थीं, लेकिन जब आगे पन्ना पलटा एक 4 लोगों की ग्रुप फोटो थी जिसमें चारों के चेहरे विकृत और धुंधले हो गए थे। जब लिंगजी जीजी की छुट्टी के दौरान रहने वाली कुटिया में जांच करने पहुंची तो उन्होंने मालिक से उस दिन के बारे में कुछ असामान्य पूछते समय मालिक के पीछे एक खाली कवर वाली वीडियो टेप पर ध्यान दिया। छुट्टी कुटिया में लौटने पर लिंगजी ने इस अज्ञात सामग्री वाली टेप को चलाया। स्क्रीन पर क्रमशः दिखाए गए आईने के सामने तैयार होती महिला, तैरते हुए चलने वाले शब्द, जमीन पर दौड़ने वाले लोग, सिर पर सफेद कपड़ा और रास्ता दिखाता आदमी। आंख की पुतली में सुई की आंखों का प्रतिबिंब और एक सूखा कुआं है। वीडियो देखने के बाद फोन की घंटी बजी, जिससे तीखी आवाज सुनाई दी। रेको ने डर के मारे महसूस किया कि उसने वही डेथ वीडियो टेप देखा था। उसने समय देख लिया, क्या वह 7 दिन बाद कहानी की तरह मरेगी। अकेली और असहाय रेको ने इस मामले को सुलझाने के लिए अपने पूर्व पति की मदद ली। आखिरकार अगर वह अचानक मर जाती है तो उसके और उसके पूर्व पति के बच्चे योइची की देखभाल निश्चित रूप से उसके पूर्व पति को करनी होगी, और वह चाहती है कि उसके पूर्व पति को उसकी मौत के कारण का स्पष्ट पता हो। पर्याप्त रेंजी। लिंगजी ने अपने पूर्व पति गाओशान लोंगसी से पोलारॉइड कैमरे से अपनी एक तस्वीर खींचने के लिए कहा। फोटो में दिखाई दे रही लेंगजो भी सच में हाई स्कूल के छात्रों जैसी ही चेहरा विकृति से ग्रस्त थी। लोंगसी ने सब कुछ सुनने के बाद शांति से वीडियो टेप की सामग्री देखी, लेकिन अजीब बात यह थी कि देखने के बाद इंतजार किया। बहुत लंबे समय तक कोई फोन नहीं आया। उसने रेको को कहा कि वीडियो टेप की एक कॉपी बना ले ताकि वह उसके सामग्री का अच्छी तरह से विश्लेषण कर सके। सड़क पर एक लंबी बेंच पर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में लॉन्ग्स अपनी नोटबुक में नोट्स लिख रहे थे। अचानक सफेद छोटी स्कर्ट पहने एक व्यक्ति उनकी ओर बढ़ने लगा। लॉन्ग्स ने एक ठंडक महसूस की। उसे ऐसा लगा जैसे उसने सामने वाले व्यक्ति के अंदर की नाराजगी महसूस की हो, और उसने मन ही मन उससे कहा, क्या यह तुमने किया है?
लॉन्गसी ने ऊपर देखकर यह नहीं देखा कि उन पैरों के मालिक का चेहरा कैसा था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी सकारात्मक ऊर्जा ने बुरी आत्मा को पीछे धकेल दिया और वो व्यक्ति गायब हो गया। लिंगजी और लॉन्गसी टेलीविजन स्टेशन पहुंचे। पेशेवर मशीन का उपयोग करके बार बार वीडियो टेप की छवियों और ध्वनि जानकारी का विश्लेषण करें। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती। अंततः दोनों को एक ध्वनि पहचानने को मिली। इस आवाज में कहा गया था, सिर्फ आवाज सुनाई देती है। वांग हुन पुनः प्रकट हुआ। लॉन्गसी के अनुसंधान के अनुसार पिछली पंक्ति का अर्थ खेल खेल में पानी। वांग हुन का अर्थ राक्षस होता है। ये एक बोली है जो कभी ज्वालामुखी विस्फोटित हुए बड़े द्वीप सान्याशान क्षेत्र में उपयोग की जाती है। अखबार के आर्टिकल को खोजकर दोनों ने वही शब्द सामग्री पाई। ये ज्वालामुखी विस्फोट के बारे में अखबार में छपी खबर थी और इस खबर के नीचे एक और खबर लिखी थी। हम्टी के पास एक महिला है जो ज्वालामुखी विस्फोट की भविष्यवाणी कर सकती है। इस जानकारी को प्राप्त करने के बाद लॉन्स ने स्थिति का पता लगाने के लिए स्थानीय संवाददाताओं से फोन पर संपर्क किया। उसने रेको से योची का ख्याल रखने को कहा, जबकि वह खुद अधिक गहराई से जांच जारी रखने लगा। रेको ने योची को गांव में उसके पिता के पास वापस भेज दिया। उस रात रेको और ऋषि ने फोन पर बात की। ऋषि ने उसे अपनी जांच से मिली नई जानकारी बताई। वह व्यक्ति जो ज्वालामुखी विस्फोट की भविष्यवाणी कर सकता था, उसका नाम यामामुरा ओरित्सुको था, जो 40 साल पहले सांगेन पर्वत से कूदकर मर गई थी। ऋषि ने रेको को बताया। उसने निर्णय लिया कि वह मेन रोड की ओर जाकर वास्तविक जांच करेगा। रात के समय रेको नींद से जाग गई और उसने पाया कि उसके बगल में सोया हुआ योची कहीं नहीं था। दरवाजा खोलकर यांग यी को देखा, जो टेलीविजन पर चल रही उस VHS टेप को एक तक देख रहा था। हालांकि उसने यांग यी की आंखों को ढक दिया और टेप रोक दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यांग ये पूरी सामग्री देख चुका था। लिंगजी के पूछने पर पता चला कि VHS टेप यांग ही लाई थी। उसने कहा कि उसे देखने के लिए मृत बच्चा ने उसे निर्देशित किया। जब वह बड़े द्वीप की ओर जा रहे थे तो लॉन्गसी ने कहा कि वो लापरवाह थे। जब पहली बार लिंगज के घर गए तो ही कुछ असामान्य महसूस हुआ था। वो असामान्य भावना वही होनी चाहिए जो यांग यी ने मरे हुए बच्चे को देखा। इससे पहले लॉन्गसी ने जो पैर देखे थे उसके साथ ऐसा लगता है कि उसकी कुछ अलौकिक क्षमता है। जब वे बड़े द्वीप पहुंचे तो गुप्त सच्चाई धीरे धीरे सामने आई। ड्रैगन और होटल मालिक समुद्र किनारे बातचीत कर रहे थे। वह वाक्य सिर्फ आवाजें सुनाई दें, आत्मा ऑनलाइन है का पूरा मतलब है कि बस पानी के साथ खेलें और भूत प्रकट हो जाएगा। लॉन्ग्स ने होटल के मालिक के साथ कोड का आदान प्रदान किया और कहा कि उसे भी दूसरों के मन की गहराई में देखने की क्षमता है। उसने अपनी अटकलें लगाईं कि यही बूढ़े व्यक्ति ने जिजिंजी की क्षमता को समझा और उसी की मदद से पैसा कमाने के लिए इयोडो को बुलाया ताकि मीडिया से उसे पुरस्कार मिल सके। बूढ़े के गिरने के बाद रोंग्स ने उसकी बांह पकड़ ली और उस समय की घटना का दृश्य अनुभव किया। और इस समय पास आती हुई रेंको ने भी यह दृश्य देखा। चिकोजू ने सबकी आंखों के सामने उस सीलबंद कंटेनर के भीतर के शब्द लिखे और हर बार बिल्कुल सही। इस समय नीचे कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि यह कोई महाशक्ति है। वे उत्साह में मंच पर चढ़ गए और कहा, यह तो जादूगरी है। एक शोंग डॉक्टर, आपको धोखा दिया गया है। इस व्यक्ति के आरोपों का सामना करते हुए अकींको जी को गहरा दुख हुआ। वे सिर को पकड़कर पीछे हट गए और उस समय वह व्यक्ति जो उन पर आरोप लगा रहा था अचानक चेहरा विकृत कर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी हृदय गति रुक गई। इसलिए सभी ने तय किया कि जिनको एक ऐसी राक्षसी है जो अतीन्द्रिय क्षमता से लोगों की हत्या कर सकती है। लेकिन जिनको ने पर्दे के पीछे छुपे लंबे बालों वाले बच्चे से कहा, यह तुमने किया है साधको। इस सपनों की दुनिया में रोन्स और लेनको ने सब कुछ देखा और लेनको का साधको ने कलाई पकड़ ली, जिससे वास्तविकता में वह बेहोश होकर गिर गई और उसकी कलाई पर एक काला निशान रह गया। बूढ़े व्यक्ति ने भी उन दिनों की सच्चाई बताई। जब चिजुको ने ज्वालामुखी में कूदकर आत्महत्या कर ली तब तमाओ डॉक्टर ने साड़ाको को ले लिया और उसके बाद से दोनों का कोई पता नहीं चला। रयोजी ने निष्कर्ष निकाला, सदाको अपने विचारों के माध्यम से लोगों को मार सकती है। उसकी अलौकिक शक्ति उसकी माँ चिकिको से काफी अधिक मजबूत है और वो वीडियो टेप सदाको द्वारा अपने विचारों के माध्यम से बनाया गया मारने का उपकरण है। वीडियो टेप देखने वाले लोग वास्तव में सदाको द्वारा शापित होते हैं। फोन की दूसरी ओर उनके साथी ने किसी भी इचियो की जांच नहीं की। यीशोंग और माको का कोई भी खबर नहीं मिला। रेको बेहद निराश थी। वह योइची की चिंता के कारण रो पड़ी। उसने फोन की ओर देखा और अचानक कुछ समझ गई। उसने सोचा कि वीडियो टेप देखने के बाद वह छुट्टी के कॉटेज का फोन बज उठा। उन छात्रों के बीच की कहानियां भी उसी कॉटेज में उत्पन्न हुई थीं। लेकिन लॉन्गस ने अपने घर में वीडियो टेप देखने के बाद फोन नहीं बजा। इसलिए यह बहुत संभव है कि सब कुछ की जड़ वही छुट्टी का कॉटेज हो। तूफान में बूढ़ा आदमी छोटी नाव चला रहा था। काली रात में इस रात यात्रा की जा रही थी। छोटी नाव खतरनाक काले समुद्र की सतह पर तैर रही थी। रेयो ने फिर से एक विश्लेषण किया। मसाको शायद इचियोडो और शिजुको की बच्ची थी और शिजुको के साथ गलत संबंधों के कारण ही उसे विश्वविद्यालय से निकाल दिया गया। रेयो ने मुश्किल से सिर उठाया, आकाश की ओर देखा। उसकी आंखों में उसके प्रति संदेह था ही केवल सचिको की लाश को ढूंढकर ही शाप हटाया जा सकता है। योइची और उनकी अपनी जान बचाई जा सकती है। छोटी नाव सुरक्षित किनारे पर पहुंच गई। बूढ़े व्यक्ति ने एक महत्वपूर्ण जानकारी भी प्रकट की। कई बार जिजुको समुद्र के पानी से बात करती थी। उसने कभी कभी चोरी से सुना था। वह मानव भाषा नहीं थी। रस्सी, बाल्टी और अन्य सामान खरीदने के बाद रेस्क्यू दल सीधे उस स्थान पर गए जहां रिकॉर्डिंग से पता चला था कि कुआं स्थित है। रॉन्स ने रिको का हाथ पकड़ा और कुएं के ऊपर रखे बड़े पत्थर को छुआ। उन्होंने देखा कि उस समय क्या हुआ था। सफेद कपड़े और लंबी पोशाक पहने सादाको कुएं के किनारे से नीचे झांक रही थी। उसके पीछे डॉ इचियो थे, जिन्होंने लकड़ी के डंडे से सादाको पर हमला किया और फिर उसे कुएं में फेंक दिया।
दोनों ने मिलकर कुंड का ढक्कन हटाया और रोन्स पहले कुएं के अंदर उतरा। उसने कुएं की दीवार पर खून से सनी कुछ नाखूनों के टुकड़े देखे। इस बात का एहसास हुआ कि जब सालों पहले कुएं में फेंका गया था तब वह जिंदा थी। वह बार बार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। रेको एक एक कर बाल्टी में कुएं का पानी निकालकर कुएं के मुंह पर डाल रही थी, लेकिन अब अंधेरा घिरने वाला था और वही समय आने वाला था जब उसने 7 दिन पहले वीडियो देखा था, जबकि कुएं का पानी अब भी खत्म नहीं हुआ था और उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। इस समय दोनों ने एक दूसरे की स्थिति बदल ली। रेको घबराकर हैरान हो गई। उसने पहले एक बाल्टी पानी ऊपर भेजी, फिर पानी में हाथ डालकर खोजने लगी। सदाको की अस्थियां खोजने के प्रयास में रेको को काले बालों की एक लट मिली। फिर एक सफेद हाथ ने रेको की बांह पकड़ ली। रेको डरी नहीं, बल्कि पानी में तैरते लंबे बालों वाले सिर को धीरे से सहलाने लगी। लंबे बाल गिर गए, जिससे एक कंकाल उजागर हो गया। रिंगो ने कंकाल को अपनी बाहों में ले लिया। दृश्य डरावना फिर भी भावुक था। 7:10 की समय सीमा समाप्त हो गई। रेको नहीं मरी, उसके हाथ पर से काले निशान भी गायब हो गए। ऐसा लग रहा था कि रेको और रयुषी को श्राप से मुक्ति मिल गई है। लेकिन अचरज की बात यह थी कि जब रयुषी ने वीडियो देखने के 7 दिन पूरे कर लिए तो उसके घर का टेलीविजन अचानक खुद ब खुद चालू हो गया। टीवी की स्क्रीन पर सदाको कुएं से निकलकर धीरे धीरे स्क्रीन से बाहर आने लगी। तो क्या? क्या? तो ठीक है। क्यों? खाली, लेकिन नफरत से भरी आंखें बाहर निकल आईं। रयुजी मर गए। पूर्व पति की मृत्यु ने लेंजी को कुछ समझने नहीं दिया। वह रियोंजी के घर आई और टीवी के रिफ्लेक्शन में उसने देखा कि रियोंजी का सिर कपड़े से ढका है। उसने लेंजी के बैग की ओर इशारा किया। लेंजी को आखिरकार समझ में आ गया, क्योंकि उसने वीडियो टेप को एक बार ट्रांसक्राइब किया था। जो वह रियोंजी को दिखा रही थी वह ट्रांसक्राइब किया हुआ वीडियो टेप था। इसलिए वह खुद ही एक विपत्ति से बच गई और सदाको का श्राप केवल स्थानांतरित हुआ, वह कभी समाप्त नहीं हुआ। सच्चाई जानने के बाद रिंगो ने फिर से एक टेप में वीडियो को स्थानांतरित कर दिया और अपने पिता के गांव के घर की ओर गाड़ी चलाकर निकल पड़ी। उसे अपने बेटे को बचाना है। इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है। मिडनाइट रिंग हिदेओ नाकाटा द्वारा निर्देशित और कोजी सुजुकी के उपन्यास पर आधारित है, जो 1998 में जापान में रिलीज हुई थी। फिल्म की रिलीज के बाद इसने पूरे एशिया में एक डरावनी लहर पैदा की। बाद में कई सीक्वल भी बनाई गईं, जिसने एक अधिक संपूर्ण फ्रेंचाइजी का निर्माण किया, जिसे बाद में हॉलीवुड ने आयात किया। 2002 के बाद से कई अमेरिकी संस्करण भी बनाए गए। फिल्म ने एक सफेद कपड़े पहने, लंबे बालों वाली क्लासिक डरावनी छवि बनाई और वह सबसे प्रसिद्ध और भयानक सीन जहां सादाको टेलीविजन से बाहर रेंगती है, जो लोगों को लंबे समय तक याद रहेगा। फिल्म में मौजूद तत्वों को बाद में कई फिल्म और टीवी शो ने उधार लिया, नकल किया या हास्य के लिए पुनः रचना की।其中国内观众最为熟知的应该是80后的童年阴影山村老师。山村老师成片于1999年बुए शोंगलिंग से केवल 1 साल बाद रिलीज हुई। फिल्म में न केवल मौत की वीडियो टेप जैसी सामग्री सीधे दिखाई देती है, बल्कि शीर्षक के शनसुन शब्द भी स्पष्ट रूप से शनसुन जंजी के नाम को श्रद्धांजलि देते हैं। वहीं चूरन मैलान इन्नुगुई की लंबे बालों की शैली और आंखों को दिखाने वाले दृश्य भी जंजी की प्रतिकृति है। फिल्म की समग्र संरचना
也几乎和午夜凶俩一模一样。贞子的诅咒是通过录像带传播的，而出人梅的诅咒是通过碳水传播。शिजुको को जन्मत द्वारा आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया था, जबकि चू रेहमेई को हुआंगशान गांव में ग्रामीणों द्वारा फंसाकर मारा गया। मूल फिल्म में मुख्य पात्र ने सदाको की हड्डियों को खोजकर श्राप को समाप्त करने की कोशिश की। श्राप शानकुन शिक्षक में भी मुख्य किरदार तालाब के पानी में उतरकर चू रेनमेई के शव पर कंगन पहनाकर उसके क्रोध को शांत करने की कोशिश करता है। इसके अलावा नकारात्मक प्रभाव का प्रयोग, जब मिडनाइट रिंग में लोगों की मृत्यु होती है तो नकारात्मक प्रभाव जैसा दृश्य दिखाया जाता है। शानकुन शिक्षक में भी रेस्तरां के बूढ़े व्यक्ति पर समान प्रभाव का उपयोग किया गया था। पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन जारी हुई ताइवान की एक चर्चित हॉरर फिल्म यह भी आधी रात के बेल वीडियो टेप के अभिशाप की इस स्थापना को और अधिक प्रसिद्ध बना दिया। जब उस समय आधी रात के बेल का प्रदर्शन हुआ था वह वीसीआर युग के अंत के दौर में था। यही बात इसके भयावह प्रभाव को बहुत बढ़ा देती है और इस फिल्म का व्यापक प्रसार भी कुछ हद तक फिल्म में दिखाए गए उस दृश्य से लाभान्वित हुआ जिसमें वीडियो टेप की प्रतिलिपि बनाकर अन्य लोगों को दिखाने से श्राप मुक्त हो सकता है। इससे दर्शकों को फिल्म और वास्तविकता में थोड़ा भ्रम हुआ, जिससे वे जटिल मानसिकता के कारण इस फिल्म का प्रसार करते गए। बस फर्क यह है कि श्राप में दर्शकों को शापित करने की इस अवधारणा को खुले तौर पर प्रस्तुत किया गया है। श्राप में वह वाक्य फायर बुद्धा शोई नई साफू मोवी अच्छाई और बुराई सहवास करती है, जीवन और मृत्यु पूर्व निर्धारित है का एक बोली रूप है। यह और मिडनाइट टेरर रिंग में बोली के माध्यम से सच्चाई की उत्पत्ति का पता लगाने की अवधारणा भी बहुत मेल खाती है। यदि हम केवल मिडनाइट टेरर रिंग की पहली फिल्म को देखें तो डरावनी के बीच हमें कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल मिलते हैं, जैसे गांवशान लोंगसी इस व्यक्ति के पास भी संवेदनशीलता क्यों है। फिल्म में लोंगसी ने बिना वीडियो टेप देखे ही रेइको के घर में कुछ असामान्य महसूस कर लिया और टेप देखने के बाद सड़क पर एक जोड़ी पैर देखी। अंत में ओशिमा और कुएं में भी 40 साल पहले की घटनाओं को महसूस कर लिया। फिल्म में केवल यामामुरा ओरिको ही नहीं है और शानसुन सादाको के पास अलौकिक शक्तियां हैं। यहाँ तक कि विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रेयुजी से मिलने वाली रिको और उनके बच्चे योइची भी विभिन्न समय और स्थानों की छवियां देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि फिल्म में हर कोई ही जादूगर है। ये आखिरकार कैसा दुनिया है। फिल्म में रेयुजी के बेंच पर बैठकर देखी गई उन टांगों का कोई उत्तर नहीं दिया गया है। रेयुजी ने ऊपर नहीं देखा, लेकिन उन्होंने पहले ही तय कर लिया कि ये मौत की घटनाएं उसी व्यक्ति की करनी है। नमो ये टांगों की मालिक साफ तौर पर सदाको ही थी, लेकिन पूरे फिल्म में देखा जाए सदाको हमेशा सफेद लंबा गाउन पहनती थी। चाहे इस वीडियो टेप में, चाहे वह अलौकिक शक्ति का प्रयोग स्थल हो या अंत में टीवी से बाहर आने वाली सदाको की सफेद पोशाक टखनों को ढकने की लंबाई तक थी। लेकिन लोंग्स ने जो पैर देखे वे घुटनों तक की छोटी स्कर्ट में थे और वह फैशनेबल जालीदार प्लीट स्कर्ट थी जो लग रहा था कि त्वचा रंग के स्टॉकिंग्स पहन रखे हैं। पैरों में सफेद प्रिंट वाले सपाट जूते थे। 这个装扮无论如何也不像是贞子啊。宫山查了不少资料，也没有找到明确的解答。केवल डूबन पर एक निष्क्रिय अकाउंट रखने वाले उपयोगकर्ता की टिप्पणी में मैंने ऐसा एक स्पष्टीकरण देखा। उसने कहा कि 2 सदाको, एक अच्छा और एक बुरा सदाको मौजूद है। यहाँ जो दृश्यमान है वह बुरा सदाको है, जो कि औषधियों द्वारा वृद्धि को रोक दी गई एक छोटी लड़की है, जो बाद में समुद्र किनारे अच्छे सदाको के शरीर में आ जाती है। पता नहीं ये सच है या नहीं। अगर दर्शकों के पास अधिक जानकारी हो तो कृपया टिप्पणी अनुभाग में बता सकते हैं। कुईकुंग शान। मुझे लगता है कि यह शायद निर्देशक द्वारा शूटिंग के दौरान छोड़ी गई एक गलती है। इस दृश्य में अगर सादाको की लंबी स्कर्ट और नंगे पैर का इस्तेमाल किया गया होता तो वाकई में बाद में सादाको के आने पर डरावना प्रभाव खत्म हो जाता। एक और सवाल यह है कि वीडियो टेप में हर जगह आंखों पर जन शब्द क्यों है। फिल्म के पात्रों ने यह भी बताया कि यह वीडियो कैमरे द्वारा शूट किए गए जैसे नहीं लगता। हम बाद में समझते हैं कि यह सादाको की मानसिक शक्ति से उत्पन्न होता है, यानी कि वीडियो टेप में रिकॉर्ड की गई आवाजें और तस्वीरें सादाको की मानसिक उपज हैं। दृश्य तार्किक नहीं है, शब्द तैर रहे हैं। यह सब सादाको के दिमाग में बचे हुए यादों से मिलकर बना है, इसीलिए आंखों में शब्द है। यह वह आंखें हैं जो सादाको ने आईने में खुद को देखी थीं, जो यादों में किताब या अखबार पर छपे शब्दों के साथ मिलकर बनी थीं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम बचपन में पहली बार एक शब्दकोश लेते थे और हमेशा पहले अपना नाम खोजते थे। सकता है कि सदाको का अखबार में जन चरित्र पर विशेष रूप से गहरा प्रभाव पड़ा हो। इसके अलावा सदाको कुएं में फंसी हुई थी, उसमें जरूर यह तीव्र इच्छा होगी कि कोई उसे बाहर निकाल दे। इसलिए उसने अपनी पहचान की जानकारी को अपने विचारों के माध्यम से वीडियो टेप पर रिकॉर्ड कर दिया। लक्ष्य यह था कि उसे मुक्ति मिले और सच सामने आए। दूसरी ओर इसे यह भी व्याख्या किया जा सकता है कि वह लोगों से बदला लेना चाहती थी, तो इस वीडियो टेप का सामग्री उसका शापित कृति है और जन शब्द उसका अपनी कृति पर हस्ताक्षर है। सादाको कुएं में कितने वर्षों तक जीवित रही? इस प्रश्न के बारे में अधिकांश लोग जो मानते हैं वह उत्तर है 30 वर्ष। यह निष्कर्ष मूल रचना और बाद के कार्यों के आधार पर निकाला गया है। अगर केवल इस फिल्म से देखें तो ऐसा लगता है कि सादाको बहुत पहले ही मर चुकी थी, क्योंकि रिको द्वारा बाहर निकाली गई सादाको की लाश बुरी तरह सड़ चुकी है। केवल एक कंकाल बचा था। सादाको को इचियो डॉक्टर ने बेहोश कर कुएं में फेंकने के बाद लगातार ऊपर चढ़ते रहने से कुएं की दीवार पर खून से सने नाखूनों के निशान रह गए। जब लिंगजी कुएं में उतरी तो उसने ऊपर देखा और उसे वही दृश्य दिखा जो उस समय एकुमो डॉक्टर नीचे झांक रहे थे। ये वही था जो झेनको ने उस समय देखा था। एकुमो ने इसलिए बड़ी चट्टान से कुएं के मुंह को ढक दिया, बस इसलिए क्योंकि उन्होंने पाया कि सदाको मरी नहीं थी, बल्कि अब भी ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। सदाको का कब निधन हुआ यह मायने नहीं रखता। यह स्पष्ट है कि उसका क्रोधी आत्मा कुएं में 29 वर्षों से प्रतीक्षा कर रही थी, तब तक जब तक कि कुएं के ऊपर एक रिसोर्ट हाउस नहीं बन गया।
वीडियो टेप प्लेयर जो रिकॉर्डिंग करने की क्षमता रखता था कि आने के बाद ही उसने अंततः अपनी नाराजगी को शार्प टेप में बदल दिया था। रिंग फिल्म निसंदेह एक भयानक फिल्मों में उत्कृष्ट कृति है, लेकिन इसका मूल रचना वास्तव में एक वैज्ञानिक फिल्म है। फिल्म में बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया है। न केवल उपन्यास के पात्रों की सेटिंग बदल दी गई है, जैसे उपन्यास में आसाकावा पुरुष है, लेकिन फिल्म में इसे महिला पात्र आसाकावा रेको में बदल दिया गया है। उपन्यास में सदाको एक ऐसे संसार में रहती है जिसे मनुष्यों ने कंप्यूटर द्वारा वर्चुअली बनाया है, जिसे रिंग वर्ल्ड कहा जाता है। रिंग वर्ल्ड का समय सजीवन के लिए तेजी से चलता है ताकि वास्तविक मानव संसार का अनुकरण किया जा सके। मनुष्य इसकी मदद से वास्तविक संसार में आने वाले संकटों को हल करना चाहते हैं, लेकिन जब रिंग वर्ल्ड का समय वास्तविक समय के साथ समन्वयित होने वाला था, तब इसमें एक बग पैदा हुआ जो कि सदाको है। सदाको एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास पुरुष जननांग हैं, लेकिन साथ ही महिला लक्षण भी हैं। वह एक उभयलिंगी व्यक्ति है जिसे दुनिया के अंतिम चेचक वायरस वाहक द्वारा अपवित्र किया गया, कुएं में डाल दिया गया था। चेनको के जीन और चेचक वायरस ने मिलकर रिंक वायरस, एक प्रकार का रिंग वायरस बनाया। चेनको ने अपनी यादों और रिंक वायरस को वीडियो टेप पर रिकॉर्ड किया ताकि वायरस फैला सके और वातावरण में सभी को मार सके। मई किलर बेल की पहली फिल्म। असल में इसने मूल कहानी के केवल एक बहुत छोटे हिस्से को अपनाया है। अगर आप रुचि रखते हैं तो इसे आगे जाकर समझ सकते हैं। ये डरावनी और विज्ञान कथा का मेल है जो मानव अस्तित्व और विकास के दिलचस्प पहलुओं पर चर्चा करता है। ठीक है, आज की पूरी सामग्री यही है। ये गोंगशान शू यिंग है, एक ऐसा चैनल जो सभी प्रकार की फिल्मों पर चर्चा करता है। अगर आपको पसंद आया तो फॉलो करें और अगले वीडियो में मिलते हैं। जुदा नहीं होंगे।